वेलकम टू विजन क्लासेस। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो यूपी पुलिस के रेशियो से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में धौलावीरा स्थल की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? नंबर 1, यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये तो गलत है, क्योंकि यह स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लूनी नदी के तट पर स्थित है। ये तो गलत है, क्योंकि लूनी नदी है। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। गलत, क्योंकि बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। किससे? बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। नगर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। ये हमारा सही है। नगर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया, क्योंकि अधिकांश जो थे पहले वो नगर को दो भागों में विभाजित करते थे। पहला भाग कौन सा था? जैसे पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी निचला शहर 2 भागों में विभाजित था अधिकांश थे। लेकिन ये जो था वो धौलावीरा था, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। 3 भाग कौन से थे? दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। निचला नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। यहाँ केवल ईंटों का प्रयोग किया गया था। गलत, ये भी गलत है। ठीक है। यहाँ धौलावीरा में कौन सा विशाल पत्थर के और तरासे गए पत्थर के प्रयोग हुए थे। विशाल पत्थर और तरासे गए पत्थर। ठीक है। विशाल पत्थर, तरासे गए पत्थर के प्रयोग हुए थे। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? नगर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग काल में विद्युत क्या था? युद्ध का एक देवता, सबसे प्राचीन जनजातीय सभा, एक प्रकार का कर, गायों की खोज के लिए किया गया युद्ध। तो क्या था? सबसे प्राचीन जनजातीय सभा। इसका क्या आंसर सही है? सबसे प्राचीन जनजातीय सभा। और ये क्यों सही है? जो जनजातीय सभा थी ये एक प्रकार के लोकसभा, मान लो लोकसभा थी, जहां पर जैसे सैन्य मामले हो गए, धार्मिक मामले हो गए, या आम सभाएं हुआ करती थी। और इसमें एक खास बात ये थी कि इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। जो ऋग्वैदिक काल में प्राचीन जनजातीय सभा है, विद्युत है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है। युद्ध का एक देवता, ऋग्वैदिक काल में युद्ध का एक देवता कौन था? इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहते थे। और पुरंदर का मतलब क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। ये इंद्र थे। इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहते थे। और पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है। एक प्रकार का कर, ये भी गलत है। और गायों की खोज या उनके लिए किए गए विशिष्ट युद्ध को गिविष्ट कहा जाता था। ये गायों की खोज के लिए किया गया युद्ध को क्या कहते थे? गिविष्ट। हालांकि ये सही नहीं है, बता दे रहे हैं। सही हमारा कौन सा है? बी नंबर हमारा सही है। ठीक है। गायों की खोज के लिए किया गया युद्ध क्या होता था? गिविष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में धम्म महामत का मुख्य कार्य क्या था? सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध का नेतृत्व करना, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सद्भाव और धर्म का प्रचार करना, न्यायिक दंड का निर्धारण करना, राजस्व की वसूली और लेखा जोखा करना। तो क्या होता था? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सद्भाव और धर्म का प्रचार करना। धम्म महामत का क्या था? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सद्भाव और धर्म का प्रचार करना था। तो बी नंबर आंसर हमारा सही है। कौन सा सही है? बी नंबर आंसर। ठीक है। और अशोक ने धम्म महामत के अधिकारियों की घोषणा कब की थी? उन्होंने अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में, मतलब 14वें वर्ष में धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किस वर्ष में? 14वें वर्ष में। 14वें वर्ष में। ठीक है। न्यायिक दंड का निर्धारण करना, इसे राजुक कहते थे। अशोक के काल में क्या न्यायिक दंड जो निर्धारण करता था उसे क्या कहते थे? राजुक कहते थे। राजस्व की वसूली और लेखा जोखा करना, ये मौर्य काल में इसे समाहर्ता कहते थे। क्या कहते थे? मौर्य काल में इसे समाहर्ता।
समाहर्ता कहते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द विष्ट का क्या अर्थ था? अर्थ क्या है? एक धार्मिक अनुष्ठान, कृषि योग्य बंजर भूमि, बलात्सर्म या बेगार, सैन्य अधिकारियों का एक समूह। तो क्या है ये? बलात्सर्म या बेगार, बलात्सर्म या बेगार। ठीक है। और क्या है विष्ट का अर्थ? मतलब विष्ट का क्या अर्थ होता है? बेगार का, बेगार या जबरन बिना मजदूरी दिए कराया जाने वाला श्रम, मतलब बिना मजदूरी दिए जो श्रम कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? विष्ट। उसमें क्या बोलते थे उसे? गुप्त काल में विष्ट कहते थे। जो काम भी करवा लेते थे और मजदूरी भी नहीं देते थे। ठीक है। और जो कृषि योग्य बंजर भूमि थी को गुप्त काल में खिल कहा जाता था। कृषि योग्य बंजर भूमि को क्या कहते थे? खिल, खिल कहते थे। ठीक है। सैन्य अधिकारियों के समूह या सेना के प्रधान को महाबलाधिकृत कहते कहा जाता था। क्या कहते थे? महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत। ठीक है, महाबलाधिकृत कहते थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के शून्यवाद दर्शन के प्रणेता कौन थे? बुद्ध घोष, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, असंग। तो कौन थे? नागार्जुन जी, नागार्जुन जी थे ना। बुद्ध मतलब बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के माध्यमिक संप्रदाय और शून्यवाद का जो माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन था, मतलब शून्यवाद दर्शन के प्रणेता कौन बोलते हैं? नागार्जुन जी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। और ये असंग ने क्या किया था? असंग ने योगाचार या विज्ञानवाद मतलब विज्ञानवाद संप्रदाय के की स्थापना की थी। असंग को बता देते हैं, याद आ गया तो। योगाचार, योगाचार या विज्ञानवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विजयनगर साम्राज्य में अयरगार प्रणाली किससे संबंधित थी? ग्रामीण प्रशासन, केंद्रीय सैन्य प्रशासन, राजस्व निर्धारण की एक विधि, विदेशी व्यापार का प्रबंधन। तो किससे थी? ग्रामीण प्रशासन से। अयरगार प्रणाली क्या बोलती थी? ग्रामीण प्रशासन। किससे संबंधित थी? ग्रामीण प्रशासन, जिसके संचालन के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह होता था, जिसे अयरगार या मतलब कहा जाता था। ये पद क्या होते थे? वंशानुगत होते थे मतलब। ठीक है। और विजयनगर प्रांत में जो सैन्य प्रशासन के लिए क्या था? नयनकार। सैन्य प्रशासन के लिए नयनकार, नयनकार थे। और राजस्व प्रशासन के निगरानी के लिए कोई विशेष तैयारकार विधि मतलब नहीं थी इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। शेर शाह सूरी के शासनकाल में कानून गो का पद किस कार्य के लिए था? धार्मिक दान का वितरण, न्याय व्यवस्था का वितरण, राजस्व रिकॉर्ड और भूमि का लेखा जोखा करना, सैन्य रसद की आपूर्ति। तो कानून गो जो अभी भी कानून गो के नाम से होते हैं, नहीं लेखपाल कानून गो, तो किस लिए होते हैं? राजस्व रिकॉर्ड और भूमि का लेखा जोखा करना। समझ में आ गया होगा। जो गांव के लोग होंगे उन्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कानून गो क्या होता है, कानून गो किसे कहते हैं। ठीक है। और धार्मिक दान के लिए क्या होता था? मुख्य काजी या सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर। न्याय के लिए सुल्तान स्वयं। और सैन्य पूर्ति के लिए दीवाने आरिज या आरिज मुमालिक। लिख देते हैं आरिज ए मुमालिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अकबर की दहसाला प्रणाली का वास्तविक प्रवर्तक कौन था? मुजफ्फर खां, तुर्बती, अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा तोडरमल। तो कौन थे? जो राजा तोडरमल, राजा तोडरमल थे। जब 1550 में अकबर ने भू राजस्व संग्रहण के लिए दशहरा मतलब किस लिए बनाई थी ये दहसाला प्रणाली? भू राजस्व संग्रहण के लिए। लिख देते हैं दशहरा क्या था? भू राजस्व संग्रहण।
संग्रहण के लिए बनाई थी 10 साला प्रणाली। तो कब बनाई थी ये? 1580 में, 1580 में। ठीक है। जो अब पिछले 10 वर्षों की फसलों की पैदावार, उनकी कीमतों का औसत निकालकर राजस्व निश्चित करते थे। मतलब पीछे 10 साल से कितनी पैदावार है और कितना राजस्व, इसका पूरा औसत निकालते थे। अकबर के वित्त मंत्री राजा तोडरमल थे, और जो इसके कारण तोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया इसे। इसे क्या बोलते थे? तोडरमल बंदोबस्त, बंदोबस्त भी कहा गया। ठीक है, आ गया समझ में। और राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, और जो अबुल फजल थे, इन्होंने, इनके दरबारी इतिहासकार थे, इन्होंने कौन कौन सी रचना की है? अकबरनामा और आईने अकबरी लिख देते हैं। अबुल फजल के लिए अकबरनामा, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, दो रचनाएं की हैं। किसने? अबुल फजल ने, और अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है। 10 साला प्रणाली क्या थी? भू राजस्व संग्रहण, जो 1580 में शुरू हुई थी। इसे राजा तोडरमल के, इसके प्रवर्तक कौन थे? राजा तोडरमल थे। इसलिए इसे तोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मुगल काल में मदद मास अनुदान का स्वरूप क्या था? सैनिकों को दिया जाने वाला नगद वेतन, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, व्यापारियों पर लगाया गया एक विशेष कर, युद्ध में जीती गई संपत्ति का हिस्सा। तो क्या था ये? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। मदद मास क्या था? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। ठीक है, जिसे क्या बोलते थे? मदद मास। और जो युद्ध में जीती गई संपत्ति का हिस्सा था, मतलब लूटे गए माल को क्या बोलते थे? खुम्स। इसे खुम्स बोला जाता, खुम्स कहा जाता था। ठीक है। और व्यापारियों पर लगाया गया एक विशेष कर, इसे क्या बोलते थे? जकात या राहदारी। जकात या राहदारी को बोलते थे। ठीक है। और सैनिकों को दिया जाने वाला नगद वेतन को क्या बोलते थे? जागीर। जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी, मतलब जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी, जो सैनिकों को दिया जाने वाला नगद वेतन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 18वीं शताब्दी के इजारेदारी प्रथा के संबंध में क्या सत्य है? यह किसानों को स्वामित्व का अधिकार देती थी। इसकी शुरुआत औरंगजेब ने की थी। यह केवल दक्षिण भारत में प्रचलित था। यह राजस्व संग्रहण के लिए भूमि की नीलामी की प्रथा थी। तो क्या सही है हमारा? यह राजस्व संग्रहण के लिए भूमि की नीलामी की प्रथा थी। 4 नंबर आंसर सही है। जो इजारेदारी क्या है? यह राजस्व संग्रहण के लिए भूमि की नीलामी की प्रथा थी। ठीक है, जिसे इजारेदारी या ठेकेदार नियुक्त करता था। इजारेदारी मतलब ठेकेदार। ठीक है, समझ में आ गया। और यह केवल दक्षिण भारत में प्रचलित थी, यह भी गलत। इसकी शुरुआत औरंगजेब ने नहीं की थी। इसकी शुरुआत वारेन हेस्टिंग के समय और 1772 में लागू हुआ था बंगाल में। मुगल साम्राज्य के पतन के समय और वारेन हेस्टिंग के समय 1772 में बंगाल में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल्स बता रखा है। ठीक है, आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा द्वैध शासन क्या है, कब लागू हुआ, कब खत्म हुआ, इसके अध्यक्ष कौन, कैसे, क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। महलवारी बंदोबस्त मुख्य रूप से भारत में के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, संपूर्ण दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो कहाँ पर हुआ था ये? उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत और पंजाब में। कहाँ? उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब में। जो हेल्थ मैकाजी 1822 में शुरू हुई थी ये महलवारी व्यवस्था। किसने शुरू की थी? हेल्थ मैकाजी ने
होल्ट मैं केजी ने कब कब शुरू की थी ये 1822 में। ठीक है, जो या मतलब भारत के 30% मतलब भूभाग पर लागू थी यह। जैसे वर्तमान में जो है, जैसे ये जो कौन सा है, उत्तर पश्चिम प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश प्रेजेंट टाइम पे जो है उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब जो है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन कौन सा था स्थायी बंदोबस्त लागू था? स्थायी बंदोबस्त लिख देते हैं, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मद्रास और ये मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी बता देते क्या? आप लोगों को पता ही होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था लिख देते हैं। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। और प्रेजेंट टाइम पे ये फैजाबाद क्या है? फैजाबाद मतलब वर्तमान में जो अयोध्या है वही फैजाबाद है, उसी के पास। और ये कब हुआ था? क्रांति का नेतृत्व कब किया था? 1857 में। जो लिखा है 1857 के विद्रोह के। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर, मतलब जगदीशपुर से किया था। कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर, और ये कहाँ पर है? बिहार में। खान बहादुर खान ने बरेली, बेगम हजरत महल ने लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? आदि ब्रह्म समाज, तत्वबोधनी सभा, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो क्या था? भारतीय ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब हुआ था? 1866 में। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1866 में हुआ था। ठीक है, जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने के समूह को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ये किसके समूह को? देवेंद्रनाथ टैगोर के समूह को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज कहा गया। जबकि केशव चंद्र सेन के समूह को क्या बोलता है? भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, और जो तत्वबोधनी सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब? 1839 में। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी 1839 में, लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड रिपन। तो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल पेश किया गया था लॉर्ड रिपन। और उसमें क्या था? 1883 में। ठीक है, इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 या आर्म्स एक्ट, लिख देते हैं आर्म्स एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप लोग जानते ही हैं। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। सब पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। आप लोग हमारी पिछली वीडियो देखिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस वे में हम लोग चल रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं। आप लोग कमेंट में भी हमें बताते रहिए कि ये सर यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ये हुआ है, या कुछ अलग से इम्प्रूवमेंट करनी है, या कुछ अलग से ऐड करना है। ये आप लोग कमेंट में हमें बताते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सूरज विभाजन 1907 का मुख्य कारण क्या था? अब देखो सूरज विभाजन हमने लिखा और साथ में 1907 मेंशन कर दिया कि 1907 में सूरज विभाजन हुआ था। ठीक है। मुस्लिम लीग के साथ संगठन, बंगाल विभाजन का समर्थन, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्तावों के विस्तार पर असहमति, काउंसिल प्रवेश का मुद्दा। तो कौन सा इसका सही है? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्तावों के विस्तार पर असहमति, यही आंसर हमारा सही है। जो मतलब 1907 के सूरत विभाजन के जो कांग्रेस थी वो दो गुटों में विभाजित हो गई थी। तो कौन से दो गुट? नरम दल और गरम दल। ठीक है। जैसे गरम दल के कौन नेता थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मतलब विस्तार पूरे देश में करना चाहते थे। और जबकि नरम दल के जो नेता थे वो बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जैसे मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, मुस्लिम लीग का गठबंधन 1916 में लखनऊ समझौते में हुआ था। 1916 लखनऊ समझौते में हुआ था। ठीक है। काउंसिल प्रवेश का मुद्दा स्वराज पार्टी के गठन के समय में उठा 1922-23 में। 1922-23 में हुआ स्वराज पार्टी के गठन के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का पारित होना, चौरी चौरा घटना। तो कौन सी घटना? चौरी चौरा घटना। ये कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और गांधी जी तो सख्त हिंसा के खिलाफ थे, तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ठीक है। जो ये घटना चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बाकी सब जलियांवाला बाग हत्याकांड बता ही चुके हैं। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन याद आ गया होगा आप लोगों को, पिछले वीडियो में बता दें। रॉलेट एक्ट का पारित होना, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बता चुके हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 1932 के पुणे पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की घोषणा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए में आरक्षण, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। तो क्या है? दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण, यही सही है। और ये कब हुआ था पूना पैक्ट? ये किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे पैक्ट हुआ था। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। इसमें ये था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग तय की गई थी। इसके बदले में उन्हें प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। इसमें ये मांग थी। ने पूर्ण स्वराज की घोषणा ये कब हुई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 लाहौर अधिवेशन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना कांग्रेस ने कब भाग लिया था? 1931 में। 1931 में भाग लिया था कांग्रेस में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, ये अलग निर्वाचन मंडल कब है? मार्ले मिंटो सुधार में ही दे दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार कब? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। हमारी पुरानी वीडियो देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मार्ले मिंटो सुधार, ये 1909, ये पहले हम लोग बता चुके हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने अगस्त प्रस्ताव 1940 पेश किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड लिनलिथगो। तो किसने पेश किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। कब पेश किया था? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। जिसे इसमें मतलब भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब डोमिनियन स्टेटस देने, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के अंतिम वायसराय थे जिन्हें 3 जून 1947 की विभाजन योजना प्रस्तुत की थी। वेवेल योजना के बारे में जानते हैं। लॉर्ड वेवेल ने वेवेल योजना जो थी, या वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था। कब? 1945 में। वेवेल ने वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन कब? 1945 में। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन जानते होंगे। क्रिप्स मिशन कब? 1942 में। नेतृत्व किया था 1942 में। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चोल काल के दौरान नगरम क्या था? एक सैन्य छावनी, किसान की एक साधारण सभा, व्यापारियों की एक परिषद, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। तो क्या था हमारा? जो सैन्य छावनी को क्या कहते थे? पडायविड कहते थे। और किसानों की एक साधारण सभा को आम जनता के लिए उर कहते थे। व्यापारियों की एक परिषद को नगरम। जो शहर में व्यापारियों की एक प्रशासनिक परिषद थी, शहर में जो रहते थे उन्हें क्या बोलते थे? नगरम। तो यही हमारा सही है, नगरम ही सही है। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान क्या होता था? अग्रहार या ब्रह्मदेय। अग्रहार या ब्रह्मदेय, ठीक है। जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था, उसे क्या बोलते थे? अग्रहार या ब्रह्मदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहाँ स्थापित नहीं की गई थी? सतारा महाराष्ट्र, तामलुक बंगाल, बलिया उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब। तो कहाँ नहीं की गई थी? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? 4th नंबर आंसर, अमृतसर पंजाब। जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन को उखाड़ समानांतर सरकारें बनाई गई थी, लेकिन जो अमृतसर था, ऐसी समानांतर सरकार की स्थापित नहीं हुई थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। और एक इम्पोर्टेंट है, जो जातीय सरकार का गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तामलुक बंगाल में। जातीय सरकार ये क्वेश्चन हो सकता है, जातीय सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तामलुक बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में मनके बनाने का प्रसिद्ध कारखाना कहाँ स्थित था? कोटदीजी, बनवाली, चंदूहड़ो और रोपड़। तो कहाँ स्थित था? चंदूहड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना वही था। और सीप, सौंदर्य प्रशासन जैसे लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले थे चंदूहड़ो से, आप लोग जानते होंगे। कोटदीजी एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो सुरक्षा प्राचीर के लिए जाना जाता है। और बनवाली हरियाणा में है, यहाँ मिट्टी का हल और उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले। ये बनवाली कहाँ है? हरियाणा में, जहाँ जौ और क्या हल के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे, पंजाब
सतलुज नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, मतलब मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वैदिक काल में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? राजा, नदी, गाय, अतिथि। तो किसके लिए अघन्या? वध न करने योग्य, मतलब अघन्य का मतलब होता है वध न करने योग्य या जिसे मारा ना जा सके। तो किसके लिए होता था? गाय के लिए। अघन्य, वध न करने योग्य, तो क्या होता था? अघन्या, गाय के लिए प्रयुक्त होता था। और राजा, राजा को क्या बोलते थे? लोगों का रक्षक या गोप्ता जनस्य। गोप्ता, गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य बोलते थे। ठीक है, अतिथि को गोहन बोलते थे। अतिथि को गोहन बोलते थे। और उस समय की नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जैन धर्म में कवल्य का अर्थ क्या है? सत्य का पालन, अहिंसा का सिद्धांत, पूर्ण ज्ञान, मृत्यु पर्यंत उपवास। तो क्या है? पूर्ण ज्ञान। कवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। मतलब है क्या है कवल्य? मतलब पूर्ण ज्ञान। जो महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मतलब जो हुआ था, कहाँ हुआ था? जम्भृग ग्राम के त्रजुपालिक नदी के तट पर कौविल की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे केवलिन कहलाए। कौन केवलिन कहलाया? महावीर स्वामी को। ठीक है, केवलिन का मतलब, कैविल का मतलब पूर्ण ज्ञान, और जो इसके बाद वे केवलिन कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? अर्थशास्त्र के अनुसार 27, 30, 18, 12। तो कितनी थी? 27, 27 थी। ठीक है, 27 थी। जिसमें मतलब जैसे सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख था, पन्ना अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख था, दक्षिणा अध्यक्ष टकसाल विभाग का प्रमुख था। इसी तरह 18 अधिकारियों तथा को तीर्थ या महामात्र कहा था। 18 को तीर्थ या महामात्र कहा था। और अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी किस पुस्तक का लेखक था? शाहनामा, किताबुल हिंद, किताबुल रहला, तारीखे फिरोजशाही। तो किताबुल हिंद का लेखक था। ठीक है, और जिसे किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ मतलब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तहकीक ए हिंद, हिंद बोलते हैं। ठीक है, शहनामा के लेखक फिरदौसी थे शहनामा के लेखक। और किताबुल रहला, किताबुल रहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता, इब्न बतूता। किताबुल रहला के लेखक इब्न बतूता थे। फिर तारीख फिरोज शाही के रचयिता कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदी व्यापारियों को दंडित करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, नगद वेतन पर एक बड़ी सेना का रखरखाव करना, किसानों को उच्च मूल्य दिलाना। तो क्या था? नगद वेतन पर एक बड़ी सेना का रखरखाव करना। नगद वेतन पर एक बड़ी सेना का रखरखाव करना था। मतलब इसलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। कौन सी प्रणाली? बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश महारानी, अकबर द्वितीय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने की थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने की थी। कब? 1830 में। 1830 में। ठीक है। राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए इंग्लैंड लंदन भेजा था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी? किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ये 1829 में। किसने किया था? किसने किया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की और लॉर्ड विलियम के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रसिद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905, 20 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905। तो कब की गई थी स्वदेशी आंदोलन की? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। और और तो कुछ 19 जुलाई कुछ नहीं, 16 अक्टूबर कुछ नहीं। ठीक है। और 20 अक्टूबर कुछ नहीं, 16 अक्टूबर कुछ नहीं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावित हुआ था। ये तो हो गया। बाकी 20 अक्टूबर को मालूम नहीं। 19 जुलाई 1905 को बता दिया ना, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य पत्थर का बना होता है, विहार लकड़ी का। विहार केवल राजाओं के लिए था। विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो क्या है? चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है। डी नंबर आंसर सही है। और जो बौद्ध गुफा है उसकी दो प्रमुख रचना है। एक चैत्य एक आयताकार प्रार्थना कक्ष और उपासना स्थल होता है। और जहाँ पर बौद्ध और जिसके क्या होता है या विहार जो होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सही समझ में आए होंगे। विहार को पूजा स्थल कहते थे, गलत। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे क्या और क्वेश्चन लाने हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।